दिन था 16 दिसंबर 1971। भारत ने महज 14 दिनों में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और दुनिया के नक्शे पर एक नए मुल्क आज़ाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ। पर क्या ये लड़ाई भारत की थी या किसी और की जंग हम लड़ रहे थे? भारत ने ये जंग आखिर क्यों लड़ी और अंत में इससे हमें हासिल क्या हुआ? ये है भारत के सबसे बड़े जंग की पूरी कहानी। दिसंबर में हुई इस जंग की नींव कुछ महीनों पहले मार्च में ही रख दी गई थी, जब पाकिस्तान भारत के पूर्व और पश्चिम दोनों सीमाओं पर था। कहने को दोनों एक मुल्क थे, फिर भी दोनों में कई मूलभूत फ़र्क थे। दोनों के कल्चर्स और इतिहास समेत भाषा रहन सहन में फ़र्क थे। मुख्य रूप से उर्दू बोलने वाले पश्चिमी पाकिस्तान ने बांग्ला बोलने वाले पूर्वी पाकिस्तान को किसी भी क्षेत्र में बराबर की भागीदारी कभी नहीं दी। पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान को किसी उपनिवेश बस्ती की तरह, किसी कॉलोनी की तरह ट्रीट करता था। पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा सुलग रहा था, जिसकी आवाज़ बने शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान को पूर्वी पाकिस्तान में बंग बंधु कहा जाने लगा। बंगाली लोगों की वह आवाज़ बन गए। जल्द ही सारी परिस्थिति ने एक नया मोड़ ले लिया। दिसंबर 1970 में हुए आम चुनाव में शेख मुजीबुर की पार्टी अवामी लीग को पूर्वी पाकिस्तान में सिर्फ 2 सीट छोड़कर सारी सीटें हासिल हुई, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जनरल असेंबली में उनका बहुमत हो गया, जिसके आधार पर उन्होंने सरकार बनाने की पेशकश की। पर पश्चिमी पाकिस्तान ने उन्हें मना कर दिया। पश्चिमी पाकिस्तान के इस रवैये से नाराज शेख मुजीबुर ने 7 मार्च को बड़ा आंदोलन शुरू कर पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। आज ढाका, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তারা আজ তার অধিকার চায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় 23 বছরের করুণ ইতিহাস, বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস, 23 বছরের ইতিহাস, মুমূর্ষ নরনারীর আর্তনাদের ইতিহাস, বাংলার ইতিহাস, এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ। पाकिस्तान ने इसकी परवाह ना करते हुए मुजीबुर रहमान को जेल में डाल दिया और शुरू हुआ ऑपरेशन सर्च लाइट, जिसके प्रमुख थे पाकिस्तान के मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल टिक्का खान। पूरे पूर्वी पाकिस्तान में खुला नरसंहार शुरू हुआ। बांग्लादेश की सरकार पाकिस्तान के दमन में मारे जाने वाले लोगों की संख्या 30 लाख बताती है। On the night of the 25th March, which is the first day, a special attack was made on the university and over 300 people, students, faculty members and others were killed. करोड़ों की तादाद में रेफ्यूजीज भारत के पूर्वी राज्यों में दाखिल होने लगे। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने अब दोहरी चुनौती थी। एक, रेफ्यूजीज के आने से भारत के पूर्वी राज्यों में प्रादेशिक तनाव को रोकना, और 2, रेफ्यूजीज के रहने खाने पीने की व्यवस्था करना। कुछ ही महीनों में 1 करोड़ रेफ्यूजीज भारत आ चुके थे, जिसकी वजह से भारत की तिजोरी पर 300 करोड़ रुपयों का अतिरिक्त भार पड़ रहा था। लोकसभा में दिए अपने एक भाषण में इंदिरा ने अपना रुख साफ कर दिया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान का आंतरिक मामला अब भारत का अंदरूनी मामला बन चुका है। पाकिस्तान को रुकना होगा और वो जो कर रहा है उसकी इजाज़त पाकिस्तान को नहीं दी जा सकती। We don't have the place, we don't have the money, we don't have the material. We welcome help from outside, but as I said, that if giving help means that people are going to think only of the refugees and forget the main problem, then it will not help the refugees and it will not help India. 25 अप्रैल 1971 को हुए कैबिनेट मीटिंग में इंदिरा ने सेना प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ को भी बुलाया। उस मीटिंग में क्या हुआ, इसका खुलासा सैम ने अपने एक इंटरव्यू में किया है। I want you to march into East Pakistan. I said, that means war. So she said, I don't mind if it's war. So I said, oh, have you read the Bible? God said, let there be light, and there was light.
And you say that there be war and a war. Are you ready? I certainly am not. Then I said, this was about 23rd of April. I said, you know, the Himalayan passes are opening. And if the Chinese give us an ultimatum, then I said, the monsoon will be breaking in a few days' time. And when it rains in that part of the world, it pours. Rivers become like oceans. If you stand on one bank, you can't see the other. My movement will be confined to roads. Because of climatic conditions, the Air Force will not be able to support me. And if I were to go in, I guarantee you 100% defeat. I said to Mrs. Gandhi, will you now give me your orders? I guarantee you 100% defeat. इंदिरा गांधी चाहती थी कि भारत की सेना पूर्वी पाकिस्तान में दाखिल हो, जिसका साफ मतलब था जंग। पर जनरल साहब ने मौसम और तैयारी पूरी ना होने की वजह से सेना को भेजने से इनकार कर दिया। सैम ये भी बताते हैं कि इस वक्त इंदिरा गांधी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। बंगाल में तब बरसात का मौसम चल रहा था, जब नदियाँ सैलाब बनकर उमड़ पड़ती है। ऐसे में वहाँ फौज ले जाने का मतलब था हार। जनरल सैम ने तैयारी के लिए वक्त मांगा। जंग की तैयारी के खुले आदेश भारतीय सेना के पास थे, पर सेना अभी जंग के लिए तैयार नहीं थी। इंदिरा ने इस बात पर जोर दिया कि पूर्वी पाकिस्तान का मुद्दा पाकिस्तान का अंदरूनी मामला ना रहकर अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है और दुनिया के बड़े बड़े देशों का समर्थन जुटाने में लग गई। अमेरिका हमेशा की तरह पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा हुआ। इससे इंदिरा गांधी गुस्से में आ गई। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसेंजर भारत दौरे पर थे। तब इंदिरा गांधी ने उन्हें इशारा दिया कि अगर अमेरिका इस मामले का कोई हल नहीं निकाल सकती तो भारत फौजी कार्रवाई करेगा। जिसके बाद इंदिरा ने ऐसा कदम उठाया कि सारी दुनिया के होश उड़ गए। 2 अगस्त 1971 को इंदिरा गांधी सोवियत संघ के दौरे पर थी। 9 अगस्त को दोनों देशों ने सुरक्षा संधि की, जिसके तहत सोवियत संघ ने भारत को सुरक्षा का भरोसा दिया। एक तरफ इंदिरा गांधी पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक घेराबंदी में लगी हुई थी और दूसरी तरफ जनरल सैम मानेकशॉ पाकिस्तान में अंदरूनी विद्रोह की तैयारी में लग गए, जिसके तहत पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को हथियार और सैनिक प्रशिक्षण दिया गया और जन्म हुआ मुक्ति वाहिनी का। इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के हेड ब्रिगेडियर सुजान सिंह उबान को दी गई। इसे एस्टेब्लिशमेंट 22 भी कहा जाता था। सेना की इस टुकड़ी की कमान भारत की गुप्तचर एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के हाथ में होती है। इसका उद्देश्य था पाकिस्तान को अंदरूनी लड़ाई में उलझे रखना और पाकिस्तान को अंदर से कमज़ोर करना। अब तक सेना की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। जंग होगी ये तय था। सवाल बस ये था कि जंग की शुरुआत कौन करेगा। पाकिस्तानी हवाई जहाज़ों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबाजी की। सुलेमान की खेमकरन, पुंछ और दूसरी जगहों पर गोली चलाई। आप सबको मालूम है कि पिछली मार्च से हम इस कोशिश में थे कि किसी न किसी तरह बांग्लादेश में शांति के रास्ते से वहां के प्रश्न सुलझाए जा सके। जो पश्चिमी पाकिस्तान की लड़ाई थी, वो लड़ाई भारत पर भी आ गई है। मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि विजयी भारत की जनता की, भारत की बहादुर सेना की होगी। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। इंदिरा ने थल सेना को ढाका की तरफ कूच करने का आदेश दिया और वायुसेना पश्चिमी सीमा पर बम बरसाने लगी। मुक्ति वाहिनी पहले से बंगाल में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लड़ रही थी, जिसकी वजह से भारतीय सेना का काम आसान हो गया और सेना एक के बाद एक ठिकानों पर कब्जा करने लगी। पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह याहिया खान ने पश्चिमी सीमा पर भारत की घेराबंदी शुरू कर दी। जब तक भारतीय सेना पूर्वी सीमा पर उलझी है, तब तक पश्चिमी सीमा पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रदेश पर कब्जा करने का उनका प्लान था। भारतीय नौसेना ने हमले का जवाब ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू करके दिया। 5 दिसंबर को पाकिस्तान के नौसेना मुख्यालय कराची पर हमला कर उसे तबाह कर दिया। कराची कई दिनों तक जलता रहा। 6 दिसंबर को इंदिरा ने संसद में आज़ाद बांग्लादेश की मांग को मान्यता दे दी। ये निर्णय इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मामला यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पहुंच गया था। अमेरिका हर हाल में युद्ध विराम चाहता था। अगर युद्ध विराम हो जाता तो आज़ाद बांग्लादेश का सपना कभी पूरा ना होता और ना ही वहाँ के हालात बदलते। अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में युद्ध विराम प्रस्ताव रखा, जिसे रशिया ने वीटो कर दिया। अमेरिका ने चीन को मोहरा बनाकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की ताकि भारत अपनी सेना पूर्वी पाकिस्तान से वापस ले ले,
पर रशिया ने चीन को चेतावनी दी कि अगर वो भारत पर हमला करता है तो रशिया मंगोलिया की तरफ से चीन पर हमला कर देगा। अब अमेरिका ने खुली तरह से पाकिस्तान का हाथ थामा और अपने नौसेना के 7वें जंगी बेड़े को बंगाल की खाड़ी की तरफ रवाना कर दिया। 7वां जंगी बेड़ा अमेरिका का सबसे ताकतवर जंगी बेड़ा था। भारत ने रशिया के साथ अगस्त में किए सुरक्षा संधि के अनुसार भारत पर हमला मतलब रशिया पर हमला होता। जवाब में रशिया ने अपने 10th ऑपरेटिव बैटल ग्रुप को भारत की मदद के लिए रवाना कर दिया, जिसमें न्यूक्लियर हथियारों से लैस पनडुब्बियां शामिल थी, जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी अमेरिकी नौसेना को भारतीय पोर्ट्स तक पहुंचने से पहले रोकना। जैसे ही 7th फ्लीट नजर आई, रशिया ने अपनी पनडुब्बियों को सतह पर लाया, जिसकी वजह से अमेरिका को रुकना पड़ा। भारत पाकिस्तान युद्ध अब एक अंतर्राष्ट्रीय मामला बन चुका था। दुनिया फिर एक बार विश्व युद्ध के कगार पर खड़ी थी। युद्ध का आयाम बढ़ रहा था। मामला उलझने से पहले पाकिस्तान को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करना जरूरी था। थल सेना प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ ने पाकिस्तान को आत्मसमर्पण की चेतावनी दे डाली। पूर्व में कमान संभाले पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी को अभी भी अमेरिका और चीन से मदद की उम्मीद थी। पाकिस्तान की हिम्मत पस्त हो गई जब भारतीय सेना ने अगले ही दिन ढाका को तीनों तरफ से घेर लिया। पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के गवर्नर जनरल के घर पर बम दागकर उसे उड़ा दिया, जहां अधिकारियों की सीक्रेट मीटिंग चल रही थी। नियाजी ने युद्धविराम प्रस्ताव भेजा, पर सैम बोले युद्धविराम आत्मसमर्पण के साथ ही होगा और 16 दिसंबर सुबह 9 बजे तक अल्टीमेटम दे डाला। युद्धविराम के काम को पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा देख रहे थे, जिनके साथ थे मेजर जनरल J.F.R. जैकब। जनरल सैम मानेकशॉ ने 16 दिसंबर की सुबह मेजर जनरल जैकब को नियाजी पर सरेंडर के लिए दबाव बनाने के लिए भेजा। लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने दोपहर 2:30 पर सरेंडर की प्रोसेस शुरू की। ऐतिहासिक ढाका रेस कोर्स पर अपने 93,000 सैनिकों के साथ दोपहर 4:31 पर सरेंडर के कागजात पर दस्तखत किए। Dhaka is now the free capital of a free country. The instrument of surrender was signed in Dhaka at 16:31 hours Indian Standard Time by Lieutenant General A.K. Niazi on behalf of the Pakistan Eastern Command. Lieutenant General Jagjeet Singh Arora, GOC in command of the Indian and Bangladesh forces in the Eastern Theatre, accepted the surrender. इस वक्त मुक्ति वाहिनी के चीफ ऑफ स्टाफ कैप्टन खुनकर और जगजीत सिंह अरोड़ा मौजूद थे। एक फौजी के लिए आत्मसमर्पण से ज़्यादा शर्मनाक और कोई बात नहीं होती, और यहाँ लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी अपने 1 लाख सैनिकों के साथ सरेंडर कर रहे थे। सरेंडर के कागजात पर दस्तखत करने के बाद नियाजी ने अपने बिल्ले उतारे और सरेंडर के प्रतीक के तौर पर अपनी रिवॉल्वर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के हवाले कर दी। इसके बाद अगर इंदिरा गांधी चाहती तो पश्चिमी मोर्चे पर युद्ध शुरू रख सकती थी, लेकिन भारत ने एक तरफा सीज़फायर कर दुनिया को ये संदेश दिया कि भारत अभी भी शांति का पक्षधर है। सेना की इसी शानदार जीत को आज 49 साल पूरे हो रहे हैं। हमारे वीर सैनिक अगर देश की रक्षा के लिए कटिबद्ध है तो हम नागरिक भी इस देश को संपन्न बनाने के लिए कटिबद्ध है। बलसागर भारत हो वो विश्वात शोभनी राहो। एक एक बूंद से जैसे विशाल सागर बनता है, वैसे ही हर नागरिक और उसका योगदान देश को बलवान बनाता है। इसलिए सिर्फ मैं अकेला क्या कर सकता हूँ ये भावना छोड़िए, ताकि एक बूंद की तरह आपका योगदान कल के विशाल सर्वशक्तिमान बलसागर भारत को आकार दे सके। जय हिंद।